हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का ऑडिट की एक और लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हमने बहुत ही प्यारे प्यारे 4 टॉपिक कवर करने हैं और उसके बाद हम चलेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्टडी मैथ के अंदर। वहां पर जाके उनके क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपके उनको क्वेश्चंस के अंदर गलती दिखाई, गलती, राइट। चलिए आइए जरा देखना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम कौन सा प्यारा सा टॉपिक उठा रहे हैं? ओए होए होए होए, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ये टॉपिक बच्चों बस आरटीपी के अंदर आता है यार, ये एग्जाम के अंदर आता ही नहीं। आरटीपी बोले तो रिवीजन टेस्ट पेपर, बट हम तैयारी कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले जैसे एक लड़की वाले लड़का ढूंढ रहे होते हैं तो उस लड़के में कुछ खास क्वालिटी ढूंढते हैं कि नहीं बेटा, वैसे ही ऑडिटर के अंदर भी कुछ खास क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? टैक्ट। अगर मुझसे किसी ने इनके मीनिंग पूछे, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, ऐसे पूछ नहीं पाओगे, चैट ऑफ है। नलायक को थोड़ा बहुत ना गूगल कर लिया करो, डिक्शनरी नाम की एक वस्तु होती है, इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है, फिजिकली भी अवेलेबल है ना। टैक्ट, कॉशन, फॉर्मनेस। फॉर्मनेस का मतलब बता सकता हूँ, हमारा लड़का सख्त होना चाहिए, बस बात खत्म, है ना। ऐसे में बहुत सख्त लौंडा हूं, बट यहाँ पे पिघल गया। फॉर्मनेस बेटा। गुड टेम्पर, ऐसा गुस्से में ना आ जाए, मैनेजमेंट बोल रही बुक्स नहीं दे रही, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, राइट। डिस्क्रिशन मतलब सोच समझ के आगे बढ़े। इंडस्ट्रियस, आई से आगे तो इंडस्ट्री लिखा है, इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। आई से फोन आ गया बच्चों, आई से फोन आ गया, सुनोगे वो जो मैंने क्वेश्चन के लिए बोला है ना, उसके लिए। एनीवेज, तो वो कुछ कॉल वॉल था, वो हमने हटा दिया बीच में से हमने। अब आ जाओ जरा चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे बच्चों क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, और यहाँ पे इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है बेटा? हार्ड वर्किंग। जजमेंट, जजमेंट मतलब जो अपना ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज करे। पेशेंस होने चाहिए उसके अंदर, ऐसे नहीं वाई वीडियो जर्किंग, वाई वीडियो जर्किंग, वाई वीडियो जर्किंग। पेशेंस बच्चों, पेशेंस, बुक आ जाएगी, चिंता मत करो। एंड क्लियर हेडेडनेस। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा सर हम ये याद नहीं कर सकते। मैं बच्चों आपको कैसे समझाऊं? आप अगर इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी पढ़ोगे, आप इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी पढ़ोगे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। आप अगर इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी पढ़ोगे, समझना मुश्किल है, याद करना आसान है। बट आप हमेशा उल्टा सोचते हो। समझना बहुत मुश्किल है और याद करना बहुत आसान है, बिलीव मी। आपको अपने घर का रास्ता आपने समझा हुआ है कि याद हो गया? आपको याद है? आपको आप गाड़ी चलाते चलाते स्कूटी पे मैडम से बात करते करते, मैडम से बात हो रही है स्कूटी पे, यहाँ पे फोन लगा रखा है हेलमेट के नीचे, फिर भी एकदम घर के अंदर सीधा टक्कर मार देते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि याद करना कितना आसान है। बस कुछ कनेक्शंस बनाने होते हैं बेटा। इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स बताओ। अकाउंट्स के लिए क्या चाहिए? टैक्ट। लॉ के लिए क्या चाहिए? कॉशन। और बेटा इनकम टैक्स के लिए तो क्या चाहिए? सख्ती। और जीएसटी तो गुड टेम्पर वाला है। हाँ जी, अकाउंट्स के लिए क्या चाहिए? टैक्ट। लॉ के लिए क्या चाहिए? कॉशन। इनकम टैक्स के लिए सख्ती, और बेटा जीएसटी तो गुड टेम्पर वाला है। फिर आता है ऑडिट, और ऑडिट में तो बेटा सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की है? इंटीग्रिटी। बोल दो हाँ के ना। एसएम तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे है, तुम पढ़ते ही नहीं हो। एफएम के लिए बेटा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, और क्या बच गया? कॉस्टिंग में तो बेटा जजमेंट इन्वॉल्व होती है। और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के आपके दिमाग में पेशेंस आ जाते हैं, क्लियर हेडेडनेस हो जाती है। आओ बोल के देखते हैं, बिना देखे बोल के देखते हैं। हाँ जी, अकाउंट्स के लिए टैक्ट, कम ऑन। लॉ के लिए कॉशन, इनकम टैक्स के लिए सख्ती, जीएसटी के लिए गुड टेम्पर, ऑडिट के लिए इंटीग्रिटी, कम ऑन, यस और नो। एसएम तुम पढ़ते हो डिस्क्रिशनरी, एफएम के लिए इंडस्ट्रियस, कॉस्टिंग के लिए जजमेंट, और ये सब करते करते पेशेंस तो आ ही जाते हैं। और पेशेंस के साथ साथ मेरे भाइयों क्लियर हेडेडनेस भी हो ही जाती है, सब कुछ क्लैरिटी आ जाती है। बताओ सारे याद होते हैं कि नहीं होते? बता दो, राइट। और मैं सच बता रहा हूं, ये मैंने अभी बनाया बेटा। ये टॉपिक मैं पिछली बार तक पढ़ाया नहीं करता था, यूट्यूब पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी, क्योंकि पिछली बार टॉपिक किसी और तरीके से था। एनीवेज, चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताओ। क्वालिटीज याद हो गई, कौन कौन सी होनी चाहिए? अब आगे देखो भूमिका कैसे बना रखी है। पर्सनल क्वालिटीज जो एक गुड बिजनेसमैन के लिए अंदर होनी चाहिए, वही क्वालिटी जो है एक अच्छे ऑडिटर के अंदर भी होनी चाहिए। तो सिर्फ एक वर्ड, गुड बिजनेसमैन। बोलो बेटा, क्या कमांड जल्दी बोलो, गुड बिजनेसमैन। फिर इंडिपेंडेंस। अब मैंने एक वर्ड लिखा है, लेकिन आपको बेटा पूरा सेंटेंस लिखना है। क्या ऑडिटर के पास इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। ऑडिटर की बेटा पोजीशन कैसी होती है? पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, एंड देयरफॉर ही मस्ट हैव बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज। आईसीए कह रहा पूरा ग्राउंड खुला है। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज क्या होती है? क्रिएटिविटी, करेज, कमिटमेंट। ये सब लिखना नहीं है, राइट। बस क्योंकि भाई वो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे होता है, इसलिए उसके पास बेसिक ह्यूमन क्वालिटी। लॉयल्टी, लड़कों लॉयल्टी की बात कर रहा हूं मैं।
आ जाओ। देन उसके बाद मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट, क्यों? क्योंकि भाई उसने रिव्यू करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्रिटिकल रिव्यू करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और ये देखो, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज साइन क्वा नॉन। सर ये क्या कह दिया सर? व्हाट इज साइन क्वा नॉन? बेटा जैसे कि तुम आज अपनी मैडम को फोन करके बोलना यू आर साइन क्वा नॉन, यानी यू आर इनडिस्पेंसेबल, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे ही बेटा एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज साइन क्वा नॉन फॉर ऑडिटिंग। कम ऑन, यस और नो? क्या एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग के बिना ऑडिटिंग हो सकती है? मुझे बताओ, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। आंसर इज नो, राइट। फिर जबरदस्ती थॉरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हो तो गया यहाँ पे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। पहले बच्चों भूमिका बनाएंगे, ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। बिना बिना देखे बोलेंगे अकाउंटिंग के लिए टैक्ट, लॉ के लिए कॉशन, इनकम टैक्स सख्ती, जीएसटी जीटी दैट इज गुड टेम्पर, ऑडिट की इंटीग्रिटी, कम ऑन। एसएम तो डिस्क्रिशनरी है, एफएम में इंडस्ट्रियस बनना है, कॉस्टिंग में जजमेंट लानी है। ये सब जब पढ़ लेंगे तो भैया पेशेंस और क्लियर हेडेडनेस तो अपने आप ही आ जाती है। फिर उसके बाद गुड बिजनेसमैन की क्वालिटी जो होती है वो ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। फिर ऑडिटर के अंदर इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। याद आई सारी बातें? कम ऑन, यस और नो? पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है तो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए। कम ऑन, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है तो बेसिक ह्यूमन क्वालिटी भी होनी चाहिए। एंड याद रखिए कि भाई साहब उसके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए? एक्सपर्ट, क्योंकि वो क्रिटिकल रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। साइन को डन बोलो, हाँ के नाम। आज उनको मैसेज भेज दो, साइन को नन। मैं कह रहा हूं भेज दो, तुम उन्हें भेज दो, उनको लिख के मैसेज, साइन को नन। पता तो चलिए लड़का सीए कर रहा हमारा। हाँ जी, ओके। तो एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज साइन को नन एंड थॉरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स भी होनी चाहिए। बताइए टॉपिक तैयार होता है? कम ऑन, यस और नो? और सब बच्चे एक बार हाथ जोड़े प्लीज प्लीज, और ऊपर देखें। भगवान ये 4 नंबर में पूछ लेना प्लीज, भगवान ये 4 नंबर में पूछ लेना प्लीज, भगवान ये 4 नंबर में पूछ लेना। भाई सब फ्री के नंबर है, लिख पाओगे? और ये बताओ, सोचो बच्चों, तुम आंसर लिख रहे हो, तुम्हारे आंसर में सारे वर्ड्स हैं, तुम्हारे आंसर में सारे वर्ड्स हैं, और जो सामने आंसर लिखा हुआ है जिससे तुम्हारा आंसर चेक हो रहा है उसमें भी ये सारे वर्ड्स हैं। एग्जामिनर की फीलिंग बताऊं? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। खुश हो जाएगा भाई, होगा भाई ये है लड़का जो मैं ढूंढ रहा था, और लड़की है तक। डन, बात समझ आती है? जल्दी बोलिए, पक्का? शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर आप लोग लिख सकते हैं, कम ऑन बोल दो। चलो जी, पहला टॉपिक फिनिश। दूसरे टॉपिक पे आते हैं भाई, दूसरे टॉपिक पे रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर सब्जेक्ट। आओ जी आओ। क्या ऑडिटिंग के लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज की जरूरत है? अरे नहीं होती तो हम सीए में सिर्फ ऑडिटिंग ही पढ़ लेते। अच्छा आप मुझे बताओ, अकाउंटिंग की जरूरत, अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत है ऑडिटिंग के लिए, हाँ या ना? बिजनेस लॉ की जरूरत है, हाँ या ना? बिल्कुल भाई। आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो, याद है आप लोगों को? वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो भाई बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। बिजनेस लॉ, तभी तो बिजनेस लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, टैक्स लॉस की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। कम ऑन, यस और नो? अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिजनेस लॉ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टैक्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ऑडिटर को इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है? भाई इकोनॉमिक्स में आपको रिलेशन दिखाऊं, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग से क्या इंपैक्ट आने वाला है बेटा? अगर आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आप बिजनेस की किस साइकिल में बिजनेस चल रहा है, यानी कि बिजनेस बूम पे है या रिसेशन में है, उस इकोनॉमिक्स में होने वाली गतिविधियों का बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, सप्लाई डिमांड एक्सेट्रा का बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या ये सब ऑडिटर के लिए जरूरी होगा? हाँ, अरे भाई गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आता है इन सब चीजों का। बोलो हाँ के ना? राइट। तो अकाउंटिंग की नॉलेज जरूरी है, बिजनेस लॉ की नॉलेज जरूरी है, टैक्स लॉ की नॉलेज जरूरी है, साथ साथ में मैंने बोला इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है। क्या ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शन चेक करता है या कुछ ट्रांजैक्शन चेक करता है? कुछ ही ट्रांजैक्शन चेक करता है ना? सैंपलिंग कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करती है? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। स्टैटिस्टिक्स नलायको, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 एनएम शाह, टीआर जैन, वीके ओरी। नहीं पढ़ी तुमने? पूनम सचदेवा, आई होप पूनम सचदेवा जी की बुक आ रही होगी, राइट? हाँ जी, क्लियर है? मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो 12वीं पढ़ के आए हैं। कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना 8वीं 10वीं फेल सीधे सीए करें, स्कीम में आ रहे होते हैं। आ जाओ अखिलेश, तुम्हारे नहीं था बेटा, चिंता मत करो। हाँ, यहां तक क्लैरिटी है? जल्दी बताओ मुझे। तो भाई इसलिए स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट में ऑडिटर रॉबर्ट से डील करता है या इंसानों से डील करता है?
ऑब्वियसली इंसानों से डील करता है भाई, उसे कॉपी चाहिए, फाइल चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए इंसानों से, तो क्या ऑडिटर को ह्यूमन नेचर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर ना हो गया अष्टभुजाधारी बना दो भाई तुम उसको, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। टॉपिक का बेस समझ में आ गया, क्या ऑडिटर को बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए? हाँ। और भूल जाओ तो बेटा भूल जाओ, आप अपना याद रखो अपने क्या क्या पढ़ना है। हमने अकाउंटिंग पढ़नी है, हाँ, बिजनेस लॉ पढ़ने हैं, हाँ, मतलब ग्रुप 1 तो पूरा ही आ गया, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और टैक्स लॉ। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट हो गया। अच्छा एक बात, क्या ऑडिटर को एफएम की जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उसे फंड फ्लो, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन सब की जानकारी होगी। और रेशियोज कैसे भूल सकते हो भाई तुम? जैसे रेशियोज का क्वेश्चन आता था याद है ना, हम फर्स्ट सबसे पहले हम करके आएंगे इसको सबसे पहले, है ना? तो अच्छा रेशियोज का फायदा क्या? कनेक्ट करो, ऑडिटिंग में हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं, उसमें रेशियोज और ट्रेंड्स निकालते हैं, रीजनेबलनेस चेक करते हैं, कम ऑन, यस और नो। अगर किसी कंपनी का जीपी रेशियो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पिछले साल तक भाई 10% था, इस बार 35-40% तक जा रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कम ऑन, यस और नो, है ना? तो ये हो गया बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए अब आंसर कैसे लिखना देखिए। भूमिका, ऑडिटिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ऑडिटर को किस किस की नॉलेज होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग ग्रास्प मतलब पकड़, स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ओवर अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड टैक्स लॉ। ऑडिटर बहुत सारे लोगों के साथ एंगेज होता है, एंगेज मतलब वो वाला एंगेजिंग जो तुम समझ रहे हो नालायक हो, एंगेज मतलब बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, राइट? लड़कों को ऐसे वर्ड दिख जाए हैं एंगेज, ये इसमें कोई, ये शब्द सुन के खुश है, आज होना जाना कुछ है नहीं, ये शब्द सुन के खुश है। ऑडिटर एंगेज विद अ लॉट ऑफ पीपल, मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ओके? ऑडिटर यूजेस स्टैटिस्टिक्स फॉर सैम्पलिंग, therefore auditor must also have knowledge of statistics, okay? Auditor needs to understand the business environment, इसमें क्या हेल्प करेगा? इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल रेशियोज विल हेल्प द ऑडिटर इन रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को, बिल्कुल होनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए क्या? आंसर इज यस। लीजिए क्वेश्चन तैयार हो जाता है हमारा। हाँ जी, क्या ऑडिटिंग इंटर डिसिप्लिनरी है, हाँ या ना? यस। किस किस की नॉलेज चाहिए? अकाउंट्स की, बिजनेस लॉ की, टैक्स लॉ की, ह्यूमन बिहेवियर की, स्टैटिस्टिक्स की, इकोनॉमिक्स की, और साथ में आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मार्केट्स की। अच्छा वो इन्होंने ये लिखा भाई मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आना चाहिए। कैलकुलेटर देयर कोने में रो रहा है बेचारा कैलकुलेटर, बट फिर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आना चाहिए। हाँ जी, डन, बताइए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद भी माने नहीं है, इसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, हम इतना सब लिखने के बाद भी, मैं सच बताऊं बच्चों, कभी कभी ना बस कंट्रोल करता हूं अपने आप को, मन करता मैं ही बना दूं भाई अच्छा सा एकदम प्यारा सा आपके लिए स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का, मतलब आपको पढ़ने के लिए, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। और मजे की बात क्या है कि मैं अपना तो बना लूं, लेकिन भाई हमें पढ़ना तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई मछली को सिर्फ और सिर्फ अर्थवा में ही खाना है, उसे शाही पनीर नहीं खाना है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। ये बात समझ आई? ये रेफरेंस समझ में आया तुमको कि नहीं? आ जाओ, चलते हैं जरा और अपनी बुक भी ओपन कर लेते हैं भाई। ये लो, तो इंटरडिसिप्लिनरी वाला टॉपिक कहां पे गया हमारा? इंटरडिसिप्लिनरी वाला टॉपिक कहां पे गया? ये रहा। ये सारी बातें बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिख दी। ऐसे शॉर्ट नोट से पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता? ये बताओ तुम। बिल्कुल एकदम प्यार प्यार से लिखता हूँ तुम्हारे लिए बैठकर, जब लिख रहा होता हूँ ना मन में इतनी बढ़िया फीलिंग्स आ रही थी, ओहो आज बच्चे खुश होंगे, आज बच्चों का भला होगा। तो आप भी प्लीज इनका फायदा उठाइए। तो यहाँ पे बच्चों इन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए एक एक लाइन लिख दी, और कुछ नहीं, कतई टाइम पास हो रहा है, कतई। ऑडिटिंग रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, देयरफॉर ऑडिटर शुड हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ अफेक्टिंग द एंटिटी। ऑब्वियसली जो लॉ एंटिटी पे लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म के कैसे पार्टनरशिप है, क्या इनकी नॉलेज होनी चाहिए, हाँ या ना? कम ऑन, यस और नो? ओके। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। ऑब्वियसली हमें भाई एनवायरनमेंट पता होगा क्लाइंट का, तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब मुझे बताओ, आप लोग जवाब देना, चैट ओपन कर रहा हूं। जब आप एंटिटी को अच्छे से समझ पाओगे तो आप डैश अच्छे से कर पाओगे, डैश अच्छे से कर पाओगे। कम ऑन। रिस्क असेसमेंट अच्छे से कर पाओगे, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आप रिस्क असेसमेंट अच्छे से कर पाओगे। कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ कहना। आ जाओ जी, आ जाओ।
आ जाओ बच्चों, आ जाओ, प्लीज 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 फोकस फोकस। ऑडिट एंड बिहेवियरल साइंस, फिर वही बात कि भाई ऑडिटर बहुत सारे लोगों से एंगेज होता है ड्यूरिंग हिज ड्यूटीज, तो ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा ये बातें बच्चों ये मत सोचो कि ये मैंने आपको पढ़ाया, ये यहीं पे लिखी हुई थी सारी बातें, ये रिपीट कर रहे हैं दोबारा यहाँ पे आके। गेटिंग अ पॉइंट? आप आईसीएस स्टडी मैथ से भी मिला सकते हैं। ओ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, फाइनली स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की भी नॉलेज होनी जरूरी है क्या? कम ऑन, यस और नो? यस, क्योंकि भाई वो सैम्पलिंग करता है, क्योंकि भाई वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो मैथ्स की नॉलेज तो होनी चाहिए। ये एक पॉइंट है जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग व्हाट इज। फिर देखो मतलब क्या बोलूं मैं, कहते हैं ईडीपी ऑडिटिंग इन इटसेल्फ इज डेवलपिंग एज डिसिप्लिन एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईसीए ने यहाँ पे भी अपनी बुक में ईडीपी लिखा है। ईडीपी का फॉर्म अरे बच्चा खुद देख लेगा, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है बेटा ईडीपी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। राइट, आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है वो क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि ये बात करना चाहते हैं किसकी? आईटी ऑडिट की। आईटी ऑडिट क्या होता है बेटा, मैं आपको फिर से एक बात बताता हूं, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। क्या आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल सॉफ्टवेयर बेस्ड होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? आईटी बेस्ड होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? यस। आप जब भी मैं एग्जांपल दिया करूं आप अपने माइंड में लाकर जीरोधा, इतना बड़ा ब्रोकर सर, और उसमें क्या क्या कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, क्या वो मैनुअल इंटरनल कंट्रोल्स लगा सकता है? आंसर इज। तो अब ऑडिटर्स को क्या आईटी की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? कम ऑन, यस और नो? और मैं आपको मिलवाऊंगा यहाँ पे एक एसोसिएट डायरेक्टर की पोजीशन पे पीडब्ल्यूसी के अंदर देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट सिर्फ आईटी सिस्टम्स का कर रहे होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटिंग कर रहे हैं सिर्फ आईटी सिस्टम का। बड़ी बड़ी कंपनी के आईटी सिस्टम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कनेक्शन बनाना क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि भाई आईटी सिस्टम पे इंटरनल कंट्रोल है, और इंटरनल कंट्रोल पे अगर हमारी कमांड नहीं होगी, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कंट्रोल में वैसे तो ओपिनियन देना जरूरी नहीं है, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर कंपनी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स, उसके जो है इंटरनल कंट्रोल है, आईटी बेस्ड है, उसके इंटरनल कंट्रोल है। याद है आपको ये बातें? ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिश्ता है क्या? यस, हमें ऑडिटर को भाई साहब फाइनेंशियल टेक्निक सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, कि भाई ऑडिटर को प्रोडक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए क्या? आंसर इज यस। बेसिकली कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ऑडिटर को कॉस्टिंग के भी प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए ताकि वो रीजनेबलनेस चेक कर पाए कि भाई अगर किसी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ बता रहे हैं तो वो रीजनेबल है या नहीं। इज दैट क्लियर? तो बड़ा लप्पू सा टॉपिक बच्चों में से बोलूंगा, अगेन एग्जाम में कैसे पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस पे शॉर्ट नोट पूछ ले, तो आप अगर इतना भी एक्सप्लेन करके आएंगे तो चलेगा। इज दैट क्लियर? यहां मैंने आपको भरपूर ज्ञान जो है वो दे दिया है, याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं बच्चों। ऑडिटर को क्या अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए? हाँ। बिजनेस लॉ? हाँ। टैक्स लॉ? हाँ। इकोनॉमिक्स? यस। इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स फ्री आता है, स्टैटिस्टिक्स? यस। ह्यूमन बिहेवियर? यस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस। फाइनेंशियल मार्केट? यस। आपने हर चीज को ऑडिट से कनेक्ट करके जो है वो लिख के आ जाए, कर पाएंगे? बोलिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? आउटकम ऑफ अकाउंटिंग। एंड इफ ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, हाउ इज गोइंग टू चेक whether the accounting has been done as per the applicable financial reporting framework or not? Done. Done. लीजिए बच्चों, आज का सेकंड टॉपिक भी हमने कर दिया है खत्म। पहला टॉपिक कौन सा था? इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया, क्वालिटीज कर दिया। अब आ जाइए बच्चों प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टॉपिक। इस पे बच्चों मैं बनाऊंगा एक सितारा और इस पे हम लगाएंगे अपने प्यारे प्यारे आइकन्स। ये है बेटा कौन सा आइकन, जल्दी बताओ? पंचतारा। एक बच्चा पूछा था पंचतारा का मतलब क्या होता है? पंचतारा मतलब बेटा 5 स्टार टॉपिक, नागिन, और साथ में बच्चों नन अदर देन मेरे करण अर्जुन। और मेरे करण अर्जुन कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, आएंगे। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक बार फिर से लास्ट क्लास की बातें याद दिलाना चाहता हूं, जरा मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे साथ जुड़िएगा बच्चों। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट ऐसे लिखता हूं, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। याद है आपको? क्वालिटी कंट्रोल, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड फर्दर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एश्योरेंस एंड अदर्स। याद आ रहे हैं बच्चों? कम ऑन बोल दो। रिवीजन वीडियो दी थी अलग से, दुष्टो मिली थी रिवीजन वीडियो अलग से, है ना? एश्योरेंस बच्चों में बात करूं तो हमारे पास दो बातें आती हैं। कौन कौन सी दो बातें आती है बच्चों? हमारे पास एक होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक होता है अदर्स। और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास क्या निकल के आता है? हमारे पास निकल के आता है ऑडिट और रिव्यू। यहाँ पे लगता है एसए, यहाँ पे लगता है एसआरई, यहाँ पे लिखता है एसएई, और यहाँ पे लगता है बच्चों हमारा एसआरएस, और यहाँ पे हमारा है एसक्यूसी1। एसक्यूसी1 किसी एक एंगेजमेंट के लिए, सारे एंगेजमेंट्स के लिए है, सारे एंगेजमेंट से एप्लीकेबल होता है। आई होप ये बात आपको पता है। और एज पर आईसीआई आपको सिर्फ यहां तक फोकस करना है। लेकिन मैंने क्या बोला था? चुपके से
जगले एक टॉपिक भाई साहब इन्होंने एसएई के एग्जांपल दूं, पीएफआई इंटरनल कंट्रोल, याद आ रही है बच्चों बातें? पीएफआई पे एक पूरा का पूरा भाई साहब इन्होंने पैराग्राफ डाल दिया है एकदम चुपके से, और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बच्चे आपको रोते हुए नजर आएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। अब आप डिसाइड कर लो पढ़ना है कि छोड़ना है। पढ़ने वाले बच्चे थम्स अप करें, ना पढ़ने वाले बच्चे निकल लें, पहली फुर्सत में निकल लें भाई। तो पढ़ना है तो तुम्हारे भाई ने उसके लिए पहले से तुम्हारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, आ जाओ मेरे साथ और मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे कैसे आई से उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। पीएफआई, आई होप पीएफआई का फुल फॉर्म हर कोई समझता है। कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो आपको नॉलेज है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आप फ्यूचर की बात कर रहे हो या पास्ट की बात कर रहे हो? आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिव, क्रश बेटा, क्रश क्रश और एक्स का डिफरेंस पता ना तुम्हें? दृष्टि कह रही छोड़ो सर बेटा, क्रश प्रोस्पेक्टिव, एक्स हिस्टोरिकल। अब देखो कैसे ये वाली बात तुम्हें ऐसे समझ आती है, झपट लेते तुम। हाँ सर अब ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है। तो आज के बाद देखो सीए स्टूडेंट्स की लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। आम आदमी बीटेक वाले बोलते हैं और भाई दो देख तेरी एक्स आ रही है, हमारे में क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है ना। और नई वाली को क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बताओ? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम ऑन, यस और नो? आ जाओ ध्यान से बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुने, प्लीज फोकस करेंगे। तो पहली बात तो ये बच्चों याद रखना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट द पास्ट, इट्स अबाउट द फ्यूचर। ओके, अब सुनिए, मैनेजमेंट क्या करेगी? बेस्ड ऑन assumption and event that may occur in future, possible based on assumption और event और possible action by entity। बेसिकली क्या करते हैं? assumption और event जो फ्यूचर में हो सकते हैं या जो एक्शन एंटिटी ले सकती है। एक्शन एंटिटी क्या ले सकती है? नया प्लांट लगाने वाले जी, दिस इज एन एक्शन बाय द एंटिटी। assumption और event, ईवीज की सेल बहुत बढ़ने वाली है जी, ईवीज की सेल बहुत बढ़ने वाली है, कम ऑन। तो बेस्ड ऑन assumption और event और पॉसिबल एक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बनाती है? फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन। मैं फिर बोल दूं बच्चों, इवन सीए फाइनल में आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया गया है, इंटरमीडिएट लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सीए फाइनल में आपके एसएई भी सिलेबस में है। गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन, यस और नो? प्रोजेक्शन और फोरकास्ट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, कभी समय लगेगा तो बता दूंगा आपको, लेकिन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो सीए फाइनल में पढ़ोगे आप, राइट? तो देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनाई गई है अजम्पशन और इवेंट के बेसिस पे, पॉसिबल एक्शन बाय एंटिटी के बेसिस पे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और दोनों का क्या? कॉम्बिनेशन। डन। व्हाट इज पीएफआई? दीज आर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस और इवेंट्स जो हो सकते हैं और पॉसिबल एक्शन बाय द एंटिटी जो वो ले सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? फोरकास्ट आते हैं, प्रोजेक्शंस आते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फोरकास्ट और प्रोजेक्शन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोरकास्ट थोड़े से आप ये समझो रियलिस्टिक होते हैं, फोरकास्ट आसपास वाली चीजों को ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं। प्रोजेक्शन थोड़े ज्यादा लंबे समय के लिए होते हैं, 5 साल की प्रोजेक्शन बना रहे हैं, राइट? आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर बोल रहा हूं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब प्रैक्टिशनर का क्या काम रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा इस पे। प्रैक्टिशनर इस केस में क्या ऑब्टेन करेगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन करेगा। किस बात को लेके? कि भाई जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन ली है, मैनेजमेंट ने लिखा है हम लोग हर साल 2000% की ग्रोथ लेंगे। ऑडिटर चश्मा पहनेगा, 2000% हर साल। अच्छा ठीक है। We need to check the reasonableness of the assumptions. Auditor sufficient appropriate audit evidence इकट्ठा करेगा कि भाई assumptions आपके unreasonable तो नहीं है। बोलो हाँ कहना। अच्छा, then उसके बाद PFI properly prepared as per assumption। पहले तो ऑडिटर देखेगा assumption unreasonable नहीं होनी चाहिए, फिर कहेगा कि भैया जो आपने PFI बनाई है वो assumption के बेसिस पे बनाई है। assumption तो लिए हर साल 10% ग्रो करेंगे और भाई साहब PFI बना दिए 50% के बेसिस पे। assumptions अनरीजनेबल तो नहीं है। PFI assumptions के हिसाब से बनी है और PFI में PFI प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है और जितनी मटेरियल assumptions है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है। assumption समझ गए बेटा? जैसे कि आपने भी तो assumption ली थी, तुम जाओगे, तुम उन्हें बोलोगे, वो भी बोल देंगे, सेम टू यू, है ना? assumption फिर से बताओ, आपने सीए भी assumption में शुरू किया था। तेरा भाई बस पहले 12th के एग्जाम देगा मार्च में, फिर सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप विद रैंक, फिर पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप, फिर उसके बाद सीए फाइनल बोथ ग्रुप विद सिंगल डिजिट रैंक। उसके बाद बेटा मेरी जॉब लग जाएगी, बस 30 लाख का पैकेज होगा स्टार्टिंग। मोहल्ले की हर लड़की मेरे को ढूंढा करेगी। assumption बेटा, राइट? बेस भी बोल सकते हो, प्रीमाइस भी बोल सकते हो। तो याद रखिए पीएफआई कुछ assumption से बनती है। ऑडिटर का पहला काम, बल्कि आई शुड चेंज माई वर्ड, प्रैक्टिशनर का पहला काम, ऑडिटर बोलूंगा तो गलत हो जाएगा ना, कम ऑन, यस और नो? प्रैक्टिशनर का पहला काम वो क्या करेगा?
वो SAAE ऑब्टेन करेगा। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि भाई कम ऑन कि assumptions नॉट रीजनेबल तो नहीं है, assumptions must be reasonable, come on, yes or no? और साथ में PFI must be prepared according to the assumptions, and उसके बाद एक चीज और कि भाई PFI जो है वो properly presented है और material assumptions जो है properly disclosed है। Is that clear? बोल दो। अच्छा जी, याद रखिए बच्चों, इस केस में आपके SAAE फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। बोलिए कैसे होते हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। एक बार बड़ा ध्यान से सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, दिमाग लगाएंगे तो आप लोग बता पाएंगे। क्या PFI पे ऑडिटर, बहुत ध्यान से बच्चों, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्या इस केस में ऑडिटर एश्योरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हिंट है आपके पास, आप बस मुझे बताइए, चैट में आपके लिए वो कर दूं, टेलीग्राम में पोल कर दूं, क्या ऑडिटर जो है वो एश्योरेंस देगा कि नहीं देगा? इस केस में मैं ले चलता हूं आपको कहां पे, मैं ले चलता हूं बच्चों आपको ऑडिट के बैच के अंदर। ये आ गया हमारा ऑडिट 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 और ये कर दिया पोल। बताओ बेटा बताओ, क्या ऑडिटर इसमें एश्योरेंस देगा? बताओ। मुझे पता है बहुत गलतियां हो सकती है, क्यों? आप जेनरिक तरीके से सोचोगे तो गलती हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से सोचोगे तो गलती नहीं होगी। मैंने जो है इसको कर दिया है क्विज को तैयार, और चाहिए बताइए एश्योरेंस देगा कि नहीं देगा? हाँ भाई हाँ, एश्योरेंस देगा कि नहीं देगा? आ रहे वोट, आ रहे वोट, आ रहे वोट, आ रहे। चलो मैं मार्क कर देता हूं, एश्योरेंस देगा। और मैंने क्या बोला था, इसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, नलायक हो। PFI वाले एंगेजमेंट पे कौन से स्टैंडर्ड्स लगते हैं? SAE। SAE क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, अगर SAE लग रहा है मतलब वो एश्योरेंस वाले हेड में आ रहा है। कम ऑन, यस और नो? एश्योरेंस तो देगा। अब आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए फिर से एक बार क्वेश्चन बनाता हूं। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि वो एश्योरेंस कौन सी देगा। अब वो मुझे बताना कौन सी एश्योरेंस देगा, रीजनेबल या मॉडरेट? रीजनेबल या मॉडरेट? पोल करवा रहा हूं आपसे, बताओ जी बताओ। अब आपने मुझे बताना है कि वो एश्योरेंस कौन सी देने वाला है। ये लोग क्विज मोड मैंने ऑन कर दिया और मैंने जो है सही आंसर को मार्क कर दिया, भेज दिया मैंने। कम ऑन, कौन सी एश्योरेंस देगा बच्चों को? रीजनेबल और मॉडरेट। तिवारी जी फोन दे दीजिए, गंदा हमको फोन आ रहा है किसी का। हाँ जी, रीजनेबल और मॉडरेट, जल्दी बोलो। आंसर इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देगा, यानी कि लोअर देन रीजनेबल। फ्यूचर की बात चल रही है भैया, फ्यूचर की बात चल रही है। बात समझ आती है? बात समझ आती है? कम ऑन, आ जाइए। तो ये बच्चों छोटी छोटी डिस्कशंस हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, देयरफॉर द ऑडिटर इज देयरफॉर नॉट इन अ पोजीशन, क्योंकि हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड एविडेंस है। देयरफॉर द ऑडिटर इज नॉट इन पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द रिजल्ट शोन इन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी अचीव्ड। मैं ये नहीं बता सकता कि भाई रिजल्ट अचीव होंगे या नहीं होंगे। कम ऑन, क्या मैं बता सकता हूं कि रिजल्ट अचीव होंगे कि नहीं होंगे? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी। नहीं, मैं ओपिनियन दे दूंगा, मैं एश्योरेंस दे दूंगा, वो भी नेगेटिवली वर्डेड। नेगेटिवली वर्डेड कैसा? नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर्स अटेंशन टू सजेस्ट दैट दीस assumptions do not provide a reasonable basis for the projection। एश्योरेंस दूंगा मैं, लेकिन क्या मैं, याद रखना बच्चों, क्या मैं एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट को वाउच कर सकता हूं कि भाई साहब इनका फोरकास्ट तो पक्की बात है, ये 5 साल में आग लगाने वाली है कंपनी? नहीं नहीं नहीं, ये छोटी छोटी बातें बच्चों याद रखिएगा, इससे आप एग्जाम में हीरो बनेंगे। ये वो रोड है जिसपे बहुत कम लोग जाते हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, शुरू से PFI क्या है बेटा? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किस पे बेस्ड है? असम्पशंस पे, इवेंट्स पे, पॉसिबल एक्शन बाय एंटिटी पे। क्या क्या आता है? फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिशनर क्या ऑब्टेन करता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किन बातों को लेके? असम्पशन नॉट अनरीजनेबल, असम्पशन शुड नॉट बी अनरीजनेबल। उसके बाद PFI प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। Come on, PFI properly prepared, बोल दो हाँ या ना, as per the assumption। फिर PFI properly presented, material assumptions adequately disclosed। क्या बच्चों ध्यान सुनिएगा, क्या मैं ओपिनियन इस बात पे एक्सप्रेस कर रहा हूं कि रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड और नॉट? नहीं, मैं भाई एश्योरेंस दूंगा, नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन दूंगा, ये लिख दूंगा nothing has come to practitioner attention that suggests that these assumptions do not provide a reasonable basis for the projection। क्या मैं वाउच कर सकता हूं फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो।
आंसर इज नो। अब जाके अपने दोस्तों से पूछिएगा उन्होंने टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पूछ लीजिएगा एक बार जाके। डन बच्चों, डन। तो ये हमारा आज का एक और भयंकर टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, जिसपे मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। आखिरी टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, इसे हम बोलेंगे लपू झन्ना टॉपिक। कौन सा टॉपिक सर? कैसे कैसे नाम रखते हो? हाँ बेटा ऐसे नाम होते हैं, लपू झन्ना। लपू झन्ना मतलब जैसे बोले लप्पू सा सचिन है, क्या तो आएगा ना बीच में, तो बेटा वही लप्पू सा टॉपिक है। इसके अंदर आपको बताया जाएगा क्या क्या ऐसा क्या किया जाए जिससे इंश्योर हो जाए, ऑडिटर ऐसा क्या करे जिससे इंश्योर हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट मिसलीडिंग एनीबॉडी। आपके स्टडी मटेरियल में आपको दिखा देता हूं ये कहां पे है, और फिर बच्चों इसके बाद बताया हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे आईसीएस स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन। जी हाँ भाइयों बहनों, आपके शहर में पहली बार आईसीएस स्टडी मैट न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 1 सारे क्वेश्चन। राधिका तुम फोन पे हो? राधिका अब करो बात, करो बात करो। लायक दुष्ट पापिन, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, फोन बात कर ली है दीदी। अब इधर देखो, वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, रोस्ट दीदी रोस्ट। शुक्र मनाओ कि कैमरे में नहीं लाए तुम्हारी फोटो, नहीं तो पूरे हजारों बच्चों को आज जाती। आओ ध्यान से। अब चलते बच्चों हम लोग आईसीए की बुक में 2 मिनट के लिए और देखने की कोशिश करते हैं कहां गई आईसीए की बुक। ये नहीं बच्चों, आईसीए की बुक में बच्चों शुरुआत में एक टॉपिक था हमारे पास, और वो क्या था, मतलब मैं ना अब थोड़ा शांत हो गया हूं, नहीं तो हाँ जी वापस। अरे कुछ नहीं, बच्चों के कुछ पर्सनल क्वेश्चन आ रहे थे वो बता रहा था। रिकॉर्डिंग वाले पूछते हैं पॉज क्यों कर रही थी, इनके कुछ पर्सनल क्वेश्चन आ रहे थे, ये उनसे बात कर रहा था मैं। प्लीज बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास अलग से आएगा कि भाई ऑडिट करते समय ऑडिटर क्या करे ऐसा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे किसी को। ऑडिट करते समय ऑडिटर क्या करे ऐसा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे किसी को। और याद रखना बच्चों, मैंने आज आपको एक बात बताई है और इसको ना आप, मैं कह रहा हूं आप इसको साइंटिफिकली चेक करवा लो कहीं पे भी कि याद करना आसान है या समझना आसान है। लेट मी टेल यू गाइस, याद करना सबसे आसान है, सबसे आसान है। समझने में ना आपको एक उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, साइंटिफिक लॉजिक। समझने के लिए सोचना पड़ता है और सोचने से आपका दिमाग हमेशा भागता है, याद रखना। थिंकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड थिंकिंग से हमारा ब्रेन हमेशा रन करता है। जब मैं समझा रहा हूं तो मैं कैसे आपको अट्रैक्ट करता हूं, इधर देखो सुनो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा दिमाग भागेगा। याद करवाना चुटकी का काम है बेटा। आओ तुम्हें ये टॉपिक याद कराता हूं और तुम भी क्या याद रखोगे इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। कहां पे, पहले टॉपिक को ढूंढ लूं मैं अपनी किताब में, कहां लिखा था मैंने। आ जाओ भाई आ जाओ। अखिलेश कहां है? अखिलेश बताओ भाई। और अनपेड इंटर्न, हाँ ये देखो छुप के बैठा हुआ था। पर्सन कंडक्टिंग एन ऑडिट शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। तो ऐसा क्या करना चाहिए उसको? बहुत सिंपल है, अकाउंट्स एंट्री के हिसाब से होने चाहिए। एंट्री जो है प्रॉपर्ली सपोर्टेड होनी चाहिए। मेरे साथ बोलो, अकाउंट्स एंट्री के हिसाब से होने चाहिए। एंट्री जो है सपोर्टेड होनी चाहिए, एंट्री ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ साथ बोलना, अकाउंट एंट्रीज के हिसाब से हो, एंट्री जो है सपोर्टेड हो, एंट्री जो है ओमिटेड ना हो। क्या 3 बातें याद होती है? कम ऑन, यस और नो। आ जाओ। अगली बात क्या है भाई? इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। आज दुखी आत्मा डाउट होना, सॉरी अनएम्बिगुअस क्या होता है सर? भाई अंग्रेजी पे थोड़ी कमांड बना लो। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस वो बातें होती है जब बेटा तुम्हारे व्हाट्सएप में किसी और लड़की का मैसेज पकड़ा जाता है, फिर तुम जो बातें बोलते हो वो एम्बिगुअस होती है। नहीं राहुल था, नहीं राहुल की बहन थी, नहीं राहुल की बहन की चाची की लड़की थी। अनएम्बिगुअस मतलब जो कंफ्यूज ना करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सादी बात। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब आप चूज करो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? एम्बिगुअस मतलब देख के समझ नहीं आ रहा है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कहना क्या चाहते हो? राइट? बेचिए भाई सब भर भर के मशीनरियां और दिखा रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझ आई अकाउंट वालों? है ना? तो आपकी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए बेटा? अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। बोलो कैसी होनी चाहिए? अनएम्बिगुअस। और आपकी जो अमाउंट्स है, आपका एसीपीडी सही होना चाहिए। सिंपल सी बात। एसीपीडी तो समझते हैं आप लोग, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। मेरे साथ देखते हैं याद किया कि नहीं किया। आ जाओ, भूल जाओ सब बातें। हाँ भाई, अकाउंट एंट्री के हिसाब से हो, एंट्री के बाद सपोर्टिंग होनी चाहिए, एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। 4 बातें तो याद है अपने को। कम ऑन, यस और नो। आ जाओ। 5वीं बात बच्चों, एसीपीडी प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट इज एसीपीडी? अकाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसी हो? जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही हो ऑपरेशनल रिजल्ट्स की। बच्चों ध्यान से,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऐसी हो जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही हो आपके ऑपरेशन की, मतलब जो हो रहा है वही दिख रहा हो। ऐसा ना हो कि भाई साहब आप तो अपने पूरे बिजनेस की मशीनरीज और प्रॉपर्टीज बेच चुके हो और आपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा तुम्हारे भाई ने इस बार कमाया प्रॉफिट, यो यहाँ गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ी हुई है और तुम भाई साहब दिखा ऐसे रहे हो कि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब तुम भी बिल्कुल इंडियन ब्लॉगर्स की तरह हो, घर में नहीं है दाने लेकिन गाड़ी है जरूर चलाने। कम ऑन बोलो हाँ कहना। सर आप एक साथ कितने लोगों को लपेट लेते हो रोस्ट में? ऐसे है भाई। आ जाओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो मुझे। तो फिर से बच्चों एक बार चेक करते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं। अकाउंट्स एंट्रीज के हिसाब से हो, एंट्रीज सपोर्टेड हो, एंट्रीज ओमिटेड ना हो, इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस हो, एसीपीडी प्रॉपर हो। कम ऑन, एसीपीडी याद रहेगा, एसीपीडी प्रॉपर हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रही हो बेटा? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हो, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही हो ऑपरेशनल रिजल्ट का एंड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ट्रू एंड फेयर का बच्चों मतलब मैं आपको बता दूं कि भाई जो हो रहा है वही दिखना चाहिए। मैंने आपके लिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आपको बच्चों पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। क्या ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? देखो, फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रू का मतलब फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि जो आपके रेलेवेंट स्टैंडर्ड से, लॉ से जो है वो मैच करे, रिकॉर्ड से जो है मैच करे। फेयर का मतलब क्या होना चाहिए कि भाई कमर्शियल सब्सटेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप बताओ, अगर आपको किसी कस्टमर से सिक्योरिटी अमाउंट मिला है, अगर आपको किसी कस्टमर से सिक्योरिटी अमाउंट मिला है, वो आपकी लायबिलिटी है या आपकी इनकम है? आपकी लायबिलिटी है या आपकी इनकम है बेटा? मैं चैट ऑन करता हूं, पहले मैं इसके लिए पोल बनाऊंगा। आपको कस्टमर से सिक्योरिटी अमाउंट मिला है, बताओ बेटा वो आपकी लायबिलिटी है या आपकी इनकम है? मैंने इसको क्विज मोड में ऑन कर दिया है और इसके बाद होगा बच्चों धन धना धन रोस्ट। हाँ जी जल्दी बताओ। अरे चूज द करेक्ट आंसर। हाँ, आपको कस्टमर से सिक्योरिटी मिली है, आपकी लायबिलिटी है कि इनकम है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जाके। आज रोस्ट होगा बेटा तुम्हारा, आज नाम लेके जो है रोस्ट किया जाएगा। आंसर सब करेंगे, मजा तभी आएगा। आप देखें, और इसका सही जवाब है मित्रों, जब आपको किसी से सिक्योरिटी मिलती है वो आपकी इनकम नहीं होती मित्रों, वो आपकी लायबिलिटी होती है मित्रों। अरे ये 99% कैसे सही हो रहा है? ये गलत है। 93, ये 7% कौन है? मैं इनसे मिलना चाहता हूं। दिखाओ नाम, दिखाओ इनके नाम दिखाओ। दुष्टो अकाउंट्स छोड़ो, जीएसटी याद करो, सेक्शन 2 क्लॉज 31 कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, उसमें भी नीचे प्रोवाइडेड दैट लेके लिखा हुआ है कि अगर सिक्योरिटी रिसीव होती है तो वो तुम्हारे लिए सप्लाई की कंसिडरेशन नहीं है। कैसी कैसी बातें करता तुम लोग। हाँ जी, तो आए बच्चों, आए जरा ध्यान से। फेयर का मतलब क्या है कि भाई इंपार्शियल और अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कमर्शियल सब्सटेंस को एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करे। यानी कि अगर आपको सिक्योरिटी मिली है भैया, उसे इनकम की तरह मत दिखाओ, वो आपकी लायबिलिटी है। और ट्रू का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन हो फैक्चुअली करेक्ट हो, वो आपके स्टैंडर्ड से, लेजिस्लेशन से यानी लॉ से और आपके रिकॉर्ड से मैच करती हो। इज दैट क्लियर? ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ शो ऑफ के लिए लिख दिया था। क्लियर है? जल्दी बोल दो हाँ के ना। आ जाओ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऐसा क्या करें हम ऑडिट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करें? तो याद रखें बच्चों, अकाउंट्स एंट्री से, एंट्री सपोर्ट, एंट्री नॉट ओमिटेड, इंफॉर्मेशन क्लियर अनएम्बिगुअस, कम ऑन क्लियर अनएम्बिगुअस, एसीपीडी प्रॉपर, ट्रू एंड फेयर। खत्म हो गया आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऐसे वाला, 4 नंबर का। और बच्चे, मैं आपको बच्चों इसके बारे में बताऊं, बच्चे क्या करते हैं मैं आपको सच बताता हूं। बच्चे इस टॉपिक को देखेंगे और देख के दूर हट जाएंगे, नहीं याद तो नहीं हो पाएगा, मुझसे हो ही नहीं सकता, सॉरी ये तो याद नहीं हो सकता। मैं कहता हूं भाई साहब कोशिश तो करो। और आप बताओ, अब आप पढ़ के देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लो भाई लो, जरा मैं आपको बताता हूं, इधर प्लीज जरा रीड करिएगा। हाँ जी, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स एंट्रीज के हिसाब से होने चाहिए। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस से सपोर्ट होनी चाहिए आपकी एंट्रीज। मतलब आपने परचेज की एंट्री डाली, आपके परचेज इनवॉइस होना चाहिए। कम ऑन, यस और नो, मोटी मोटी बात। अच्छा जी, फिर कोई भी एंट्री जो है ओमिट ना हो। पता चला कोई परचेज करी और आपने उसकी एंट्री नहीं करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए बेटा? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अगर गोइंग कंसर्न खतरे में है तो सीधा लिखो गोइंग कंसर्न खतरे में है। अच्छा जी, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट कैसे होना चाहिए? प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज, यानी एसीपीडी होना चाहिए एज पर एएफआरएफ। एंड फाइनली आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या दे रहे हो बेटा? ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हो ऑपरेशनल रिजल्ट्स।
डन। नीचे वाली लाइन बच्चों आपको आती है, मैंने पहले बता रखा है। ऑडिटिंग में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? एश्योरेंस। बेसिक नेचर क्या है? हम लोग यूजर्स को एश्योरेंस देते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। बोल दो हाँ कहना। दैट्स इट। ये लाइन नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। दैट्स इट, खत्म चैप्टर बच्चों, खत्म हो गया चैप्टर। आओ जरा चेक कर ले, हमने सारे टॉपिक्स आज के जो करने थे वो कर लिए। ओ यस, यो अब क्या करेंगे बेटा? अब हम करेंगे क्वेश्चंस। चले 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 चले, आ जाओ। और मैं कहीं पे अगर भावुक हो जाऊं तो प्लीज मुझे रोक देना, मैं बहुत कंट्रोल करूंगा अपने आप को, बट समझ रहे हो ना, इधर उधर निकल जाता हूं मैं कभी कभी बच्चों। लो भाई, ये है आईसीए का स्टडी मैट। आईसीए के स्टडी मैट का पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं। लालजी भाई हैज, ये तो मैं कर लिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। लालजी भाई ने शेयर्स परचेज करे हैं, कंपनी लिस्टेड है एनएससी पे। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको एक पिक्चर दे रही है हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया कंपनी है, टर्नओवर बढ़िया है। ऑन द अबव बेसिस ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। कहां गलती कर गए? लालजी वैसे बहुत सख्त थे, लेकिन कहां पिघल गए बेटा? एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड हो गए। एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड हम उनसे नहीं हो पा रहे। कम ऑन, यस और नो? हमें वहां रीजनेबल एश्योरेंस मिल रही है यार, आ जाओ। हाँ जी, तो ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड दैट मनी इन्वेस्टेड बाय हिम इज सेफ एंड देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग हिज मनी। बताओ जी, क्या ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट कंपनीज एश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करती है? कम ऑन, आंसर इज नो। क्या प्रोवाइड करती है? अब मेरे साथ जुड़ना। रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्यों रीजनेबल एश्योरेंस होती है? बिकॉज ऑफ आइला। आइला में क्या होता है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। फिर उसका नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कास्ट। कम ऑन, फ्यूचर इवेंट्स। याद आ रही है बातें? आ जाओ। इसके बाद बच्चों ऑडिट एविडेंस हमारे पास परसुएसिव नेचर का होता है। ऑडिट रिस्क को हम लोग जीरो नहीं कर सकते। अब आपको कितनी सारी बातें पता है इस चीज के बारे में। कैन ऑडिट रिस्क बी एलिमिनेटेड? आंसर इज नो, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू एप्रोप्रिएटली लो लेवल्स। आ जाओ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। जबरदस्ती के क्वेश्चन, मतलब कहीं से कुछ भी उठा के लाके डाल दो, लेकिन चिंता मत करो, हम सबके लिए तैयार है। आन दो। Good Deeds Limited is engaged in business of recycling of waste from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. Manure जो भी होता है। इंदौर बच्चों आपको बताइए काफी क्लीन सिटी मानी जाती है। आई थिंक बार बार जो है क्लीन सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड उसको मिलता रहता है, क्लीनेस्ट सिटी का। इट इज इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन। बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बाय जोहा एंड जोहा, अ फर्म ऑफ ऑडिटर। क्या हो जब बुक लिखने वाला किसी के प्यार में पागल हो, तो जोहा एंड जोहा ऑडिटर्स बच्चों। It is observed by auditor that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal. अच्छा, बच्चा कह रहा है ये चल क्या रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं अभी तक। माहौल बना रहे, माहौल, चिंता मत करो, माहौल बना रहे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर नॉट फॉलोइंग सर्टेन एनवायरमेंटल रेगुलेशन इन्वॉल्विंग इंपोजिशन ऑफ हेफ्टी मॉनेटरी पेनल्टी ऑन द कंपनी। हुआ ये, कंपनी साफ सफाई करती है, उसके पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेजा है, भैया तुम्हारे ऊपर लगेगी पेनल्टी, बता रहे हैं। The company is yet to reply to the notice. The auditors point out that same is not stated in notes to account. ये आई बात। तो भाई कंपनी ऑडिटर कह रहा है, ऑडिटर कंपनी कह रहा है भाई कंपनी तुमने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं लिखा। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है ऑडिटर हद में रहो, ये तुम्हारी स्कोप में नहीं आता है। बताओ बेटा, क्या डिस्क्लोजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्कोप में आते हैं कि नहीं आते? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मैटर्स। कम ऑन, तो भाई ये तुम्हारे स्कोप में आते हैं। ये जो कंपनी है ज्यादा उछल रही है, इनको पता नहीं जोहा वाले ऑडिटर क्या करेंगे उनके साथ। आंसर पढ़ाऊं जल्दी से, जल्दी बोलो। आओ आंसर पढ़ने चलते बच्चों। आंसर कहाँ है आंसर? अखिलेश यार मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं यार। अखिलेश लो भाई लो, कहाँ गए हम लोग? लो आंसर देखो ऐसे का, स्वीट प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। यही आंसर लिखा बस। अब आपको कैसे लिखना पड़ेगा? माहौल बनाना पड़ेगा बेटा, माहौल। मैं होता तो मैं क्या करता? मैं ऑडिट की डेफिनेशन बताता, मैं बताता भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं। कम ऑन यस और नो, कम ऑन यस और नो। और ऑडिटर को तो चेक करना होता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, एंड व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन ACPD and ACPD required and reported. What is D? Disclosure. हो डिस्क्लोजर नहीं किया हो, यानी कि मटेरियल स्टेटमेंट है। डन। तो ये ऑडिटर का कंसर्न तो रहने वाला है इसके साथ। ओके वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट
क्वेश्चन बच्चों, मतलब कुछ भी चल रहा है, जैसे बोलते हैं कुछ भी चल रहा है, वो है बेटा बिल्कुल एकदम कानपुर स्टाइल। ह्यूज फायर ब्रोक आउट इन नोएडा, प्लांट ऑफ केटी लिमिटेड। नोएडा का नाम सुना तुमने? बदमाशी में सबसे आगे बेटा गुड़गांव, फिर आता है नोएडा। कभी कभी नोएडा गुड़गांव को रिप्लेस कर देता है, राइट? आ जाओ। प्लांट एसेट कंप्राइजिंग बिल्डिंग मशीनरी एंड इन्वेंटरी वर इंश्योर्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर हु वाज डेप्यूटेड for assessing loss. The regional office of insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts and financial records of the company. हुआ क्या है कि भाई नोएडा में एक कंपनी के प्लांट में जो है वो आग लग गई है और अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक सीए को अपॉइंट किया है कि भैया चेक करो सही में नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। He was also requested to submit an early report. Would the report by CA in nature of audit report? जो CA इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट देगा लॉस को लेके, क्या वो इन द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है? एश्योरेंस दे रहा है यहाँ पे, अरे भैया ये तो इन्वेस्टिगेशन लग रही है, हमें स्पेसिफिक पर्पस है, नैरो है, कम ऑन, यस और नो, डिटेल एग्जामिनेशन होगा, कम ऑन, बस डन, चले आगे, आ जाओ। केस स्टडी नंबर 1 मैन, केस स्टडी नंबर 1, आओ जरा देखते हैं केस स्टडी आएगी। केस स्टडी मैं तो कहता हूं इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, 70 मार्क्स का केस स्टडी कर दो, 30 मार्क्स का नंबर पेपर दो, डिस्क्रिप्टिव पूछो, और फिर देखो हमारे बालक काई से नंबर लेके आते हैं। तुम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करो हमारे बालकों की, क्या उनके आप तोताफिकेशन चेक कर रहे हो। आओ इधर देखो, रोहित, गुरप्रीत, अली एंड गोरेती। ये गोरेती नाम किसका होता है भाई? बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। आर फ्रेंड्स सिंस देयर स्कूल डेज, ना 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 ना, फील लेते चलो बेटा। बेस्ड इन मुंबई, ओ मेरी गली में मुंबई 70, आ जाओ बेटा। तो रोहित, गुरप्रीत, अली, गुरेती फ्रेंड्स है भाई साहब, बचपन से मुंबई में बेस्ड है। दे हैव क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम, ये इन द सेम अटेम्प्ट एंड नाउ प्लान टू अपीयर फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, कभी तो बकरे को हमारे पास भी लेके आएगी। फाउंडेशन में पास होके मोहल्ले में सीए वाले पोस्टर लगाने वाले बच्चों, आओ जरा। All of them are avid new listeners and regularly keep track of business news even on social media. ये Instagram पे रील देख रहे हैं, आगे मोए कर रहे हैं, मोए सीए फाउंडेशन में अच्छे नंबर लेके इंटरमीडिएट में रैंक लाने वालों, इंटरमीडिएट में रैंक लाने की एक्सपेक्टेशन रखने वाला, मोए आ जाओ। They are trying to understand new subjects including auditing. Refer them बेटा, where they should go to understand auditing. Refer them. आओ देखते कहां जा रहे हैं। रोहित, गुरप्रीत and Ali have also started attending live coaching classes being conducted by Board of Studies of ICAI. प्लग देख रहे हो, प्लग इन देख रहे हो बेटा, तुम यूट्यूबर्स को बदनाम करते रहते हो कि ऐड प्लग कर दी, इन्होंने देखो क्या ऐड प्लग करी है। इसमें से 3 जो बालक हैं जो वो आ रहे हैं लाइव कोचिंग क्लासेस being conducted by ICAI Board of Studies. Gorati has not been able to join live classes yet as she was away on a holiday with her parents. इसके पेरेंट्स ने महिंद्रा हॉलीडे क्लब की मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है बेटा, ये भी लिख देते यार, मजे ले तो पूरे लो। However, she plans to catch it up with her friends very soon. Ali had also joined the classes, but he had skipped some of the lectures. ये नालायक है। आओ, during one informal get together, तो अब बेटा ये चारों दोस्त एक साथ बैठे हैं, एक दिन रात को एकदम माहौल बना हुआ है, माहौल मतलब पढ़ाई का माहौल। Their discussion centered around new subject auditing. अरे बहुत नए सब्जेक्ट आए, ऑडिटिंग देखा तूने? They discuss many things, मतलब केस स्टडी चल रही है भाई, ये क्या मजेदार केस स्टडी बनाई है इसने। They discuss many things regarding its nature, scope, benefit, and other general practical issues. Gorati was regular in keeping track of the audit results of company being published in the leading newspaper. Okay. Her view was that audit of financial statement company give 100% guarantee to different stakeholder. और जा छुट्टी पे पापा मम्मी के साथ कैसी बातें कर रही है गोरेटी। अरे तो इसका नाम कैसा है गोरेटी मतलब इसके दोस्त चिढ़ा के मार दे इसको। अगर ये कानपुर उत्तर प्रदेश या लखनऊ के आसपास कहीं हो ना, इस ऐसे भाई तुम्हारे मुंबई में ना थोड़ा सोफिस्टिकेशन चलता है, इधर यूपी में आओ, अगर तुमने एक बार अपना सर मुंडवा लिया, गंजे हो गए, तो तुम्हारा नाम अब गंजा है और परमानेंटली है। ये रेसिज्म होता होगा बाहर। यहाँ अगर बच्चा थोड़ा सा काला पैदा हो गया, उसको पूरी जिंदगी काड़ू लगेगा, काड़ू तरह। उत्तर प्रदेश अलग चल रहा है बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और कानपुर में ये ऐसे खत्म कर देते बंदे को भाई साहब।
समझ आएगा तुम। एनीवेज आ जाओ। ठीक है जी, वो कह रही है कि 100% गारंटी होती है। आप बताओ 100% गारंटी होती है, मुझे बताओ। नहीं, गोरेटी गलत कह रही है। It is the main reason behind so much reliance upon auditing. But she could not understand why wrongdoings in financial matters are being discovered after many years have been gone by. तो उसको समझ नहीं आ रहा भैया ये ऑडिट के बाद भी क्यों गड़बड़ी मिल रही है। अली ऑल्सो तक अली गोरेटी को भाई अली गोरेटी से बात करना चाह रहा है। अली ने बोला भाई गोरेटी कह रही सही होगा। Ali concurred with her view and added that when financial statements are audited, each and every transaction appearing in books of account is verified. ये भी छुट्टी देगा, याद है ये भी लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया था नालायक। आ जाओ। However, he could not give clarity to Goretti. कैसे देगा क्लैरिटी गोरेटी को? आ जाओ। गुरप्रीत कह रहा भाई मेरी बात मानो, that audit was conducted on the basis of sample checking. हाँ, ये लॉन्डे ने क्लास अटेंड करी है ढंग से। कम ऑन, ऐसा और लो। आ जाओ। He was also of the view that audited financial statement are not a guarantee against probable wrongdoings in the fund. ये ठीक है। Not to be left behind. रोहित क्या मैं गुरप्रीत के साथ हूँ? गुरप्रीत प्राजी मैं तो को बोला। अच्छा जी, अब आ जाओ बच्चे, इसको क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मजे कर रखे ऐसे। देखो, Gurpreet was of the view that audited financial statement are not a guarantee against probable wrongdoings. What kind of assurance? बताओ कौन सी assurance होती है? Reasonable assurance meaning moderate level? नहीं. Reasonable assurance meaning low level? नहीं. Reasonable assurance meaning high level of assurance? Come on, yes or no? ये तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया है और ये मेरी बुक नहीं है। ये बुक किसकी है बेटा? World's second largest accounting body, developer of trusted and independent professional with world-class competencies in subjects like accounting, auditing, financial management, taxation, etc. That is the greatest, the only ICAI. Second बच्चों, Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and document. और रोहित कंपनी का एम्प्लॉय है वो, गुरप्रीत नहीं है that you can force him. हाँ जी, क्या हम लोग फोर्स कर सकते हैं कंपनी के एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देने के लिए? यही तो इनहेरेंट लिमिटेशन थी, याद है ना आपको? आ जाओ। यस ही कैन डू सो, नो इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट ना। यस वाले तो आंसर ही गलत कर दो लड़को, यस तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं। नो ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय हिम। ये सही लग रहा है। कम ऑन। अच्छा अगला देखो, नो ही कैन नॉट डू सो, ही हैज नो राइट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। मोए अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? तो सी सही आंसर लग रहा है। कम ऑन टेल मी। आ जाओ जी, अली के क्वेश्चन पे चलते हैं। Ali had listened in one of the classes that audit covers all aspects of an entity and concluded that each and every transaction of entity is verified by the auditor. Goretti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it is also meant that audit should be so organized to cover all areas of an entity. Which of the following statement is appropriate in this regard? बोलिए क्या लगता है? अली की बात सही है क्या? मुझे बताओ, अली की बात सही है क्या? अली कह रहा है सारी ट्रांजेक्शन चेक होगी, हट को तो हटा दो, तो ये भी हट गया। जब अली की बात सही है तो भाई साहब ए और सी दोनों हट गए। कमान ऐसा और नो। अब गोरेटी की बात सुनो, गोरेटी क्या कह रही भाई कि ऑडिट शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड टू कवर ऑल एरियाज ऑफ एन एंटिटी। अच्छा, हम जाके ये भी चेक कर ले भैया इनकी हाइजीन कैसी चल रही है कंपनी के अंदर। हम नहीं करेंगे चेक वेक। मेरे हिसाब से बच्चों ये दोनों ही नालायक है। एक ने क्लास मिस करी थी, एक मम्मी पापा के साथ घूमने चली गई थी। कमान बोल दो हाँ कहना। ये सोच रहे व्हाट्सएप पे नोट्स लेके पढ़ाई हो जाती है। लड्डू होता है बेटा व्हाट्सएप पे नोट्स लेके आओ, चेक कर लेंगे एक बार आंसर, क्या पता हम लड्डू हो रहे हो। प्लीज all of them also discuss about benefits of auditing. Which of the following is not a likely benefit of auditing? Not a likely benefit of auditing. Since auditing is connected to future events, audited information can be easily audited future events की होती है। वो historical financial वो रोरी कोने में पड़ी हुई, ये तो गलत है। Errors and fraud may be discovered during audit. Errors or fraud may be discovered during audit. ये तो हो सकता है यार, ये तो ठीक लग रहा है, प्राइमा फेसी है ना, डिस्कवर हो सकते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन मेक यूज ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पर्पस। अच्छा, हमें यही तो बताना था कि भाई कौन सा बेनिफिट नहीं है, कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो भाई ये तो बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है। इट कैन हेल्प ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल, ये भी बेनिफिट है। तो सिर्फ यही तो है जो बेनिफिट नहीं है। लाइक बात समझे आप? सिर्फ यही तो है जो बेनिफिट नहीं है। मुझे बताओ क्यों भाई? ऑडिटेड इज नॉट कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स यार, मेरे हिसाब से तो दिस इज नॉट द बेनिफिट। कम ऑन आ जाओ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Goretti told her friends that she had read a news report about how a company has misled its auditor by producing some fabricated document. याद करो बेटा,
याद करो, या तो मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट दे नहीं रही है या फैब्रिकेटेड। अब फैब्रिकेटेड का मतलब जो पूछेगा भाई अंग्रेजी की क्लास लगा लो, ऑडिट के साथ में, सही बता रहा हूँ। एक सुंदर कन्या ढूंढो जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो, उससे बात करा करो अंग्रेजी में। लड़को तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं, आ जाओ प्लीज। फैब्रिकेटेड मतलब बनाए हुए, डुप्लीकेट, फेक। तो भाई गोरेटी कह रही है कि भाई एक न्यूज रिपोर्ट आई है कि कंपनी ने अपने ऑडिटर को फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देकर मिसलीड कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम टू बी एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड? इस रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट है? इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। भाई ऑडिटर भगवान थोड़ी ना, हम क्या ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट हैं? कैन वी ऑथेंटिकेट द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट? आंसर इज नो, वी नो दिस। ऑल्दो इट वाज रॉन्ग तो है नहीं ऑडिटर के पार्ट में। ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट बाय एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्किल, but he is not an expert in discovering genuineness of the document. ये तो अपना सा लग रहा है। Hence management consisting of dishonest person may have led him to rely on fabricated document. यही सही लग रहा है। Management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. कैसी कैसी बातें कर रहे हो? Management mislead कर सकती है, तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया कभी किसी ने? बता दो हाँ या ना। सुनाई नहीं था शुरू में, हंसती थी हंसाती थी, मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, हंसती थी हंसाती थी, बाद में पता चला पागल बनाती थी। अगर कानपुर में हो तो बाद में चला गुटखा चबाती थी। चलो आ जाओ प्लीज, आ जाओ, क्लैरिटी है यहां तक, जल्दी बताओ। लो भाई एक बार आंसर चेक कर ले बच्चों, हमने क्या क्या मार्क करे। एक बार आंसर चेक कर ले हम लोग, हमने क्या क्या मार्क करे। 1 का सी, 2 का सी, 3 का हमने क्या मार्क करा भाई? 3 का मेरे हिसाब से दोनों इनकरेक्ट थे। 3 का डी, 4 का ए, 5 का सी। एक बार आंसर चेक करोगे प्लीज, चेक करोगे? स्टडी मैट है तुम्हारे पास, मैच हो रहे हैं सारे? बहुत ही बढ़िया। ये केस स्टडी तुम्हारे एग्जाम में पता कितने नंबर की आई थी? 10 नंबर की। 10 नंबर की केस स्टडी भाई, 10 नंबर की। झूठ नहीं बोलना, सच बता रहा हूं। आओ डन, चले आगे, चले आगे। और ऑनलाइन जीवन के मजे, आज बेटा आ जाओ। आओ जबरदस्ती की बातें करते हैं जीवन में। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6। कुछ स्किप तो नहीं होना बच्चों, सब सही चल रहा है ना अपना? आ जाओ मेरे साथ साथ। CAP Babu is conducting audit of financial statement of Quick Buy Private Limited. He was not able to obtain external confirmation. अब मेरी दुविधा देखो, क्या आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है? नहीं। ये ऑडिट का एक टेक्निकल वर्ड है, इसमें पूरा एक स्टैंडर्ड है जो आपको ऑडिट एविडेंस चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन डाल दिया भाई साहब चैप्टर 0 में, चैप्टर 1 में। बच्चे से पढ़ेगा ये क्या होता है भाई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम सर्टेन डेटर, क्या चल क्या रहा है? मैं बताता हूँ चल क्या रहा है, अभी ध्यान से देखना। आप पढ़ लो इसको। हाँ, कुछ तो किया ऑडिटर ने, 1 मिनट के ऐसे बोलो, कुछ तो किया ऑडिटर ने, ठीक है। अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिटर से हो नहीं पा रहा था। He relied upon sale detail of these party e-invoices, e-way bill and also traced payment from these parties in bank account of the company. ये बच्चों आगे चल के मेरा एग्जांपल था जो मैंने ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में देना था, उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। He was reasonably satisfied with audit evidence obtained. अब देखना बच्चों यहाँ से, is there any reporting duty cast upon him relating not to follow the mandated procedure in the standards on auditing? याद आया टॉपिक कहां से? आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर आप स्टैंडर्ड में लिखा हुआ कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको बताना पड़ता है कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आपका पर्पस अचीव करने में कैसे हेल्प कर रहा है। आपको उस ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। कम ऑन यार, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, राइट? और आपको उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है रिपोर्ट के अंदर। कम ऑन गाइस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस अभी आपकी दुविधा क्या है कि आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा बेटा। क्यों समझ नहीं आएगा? बिकॉज इट डील्स विद, कम ऑन, इट डील्स विद व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। इट डील्स विद व्हाट? ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर। लेकिन ये पार्ट आप लोगों को पता है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं बेटा, ये वाली बात जो मैंने आपको बुक में पढ़ाई भी थी। आज मैं आपको यहां से दिखाता हूं। हमारे पास कहां पे लिखी है बात? ये लिखी है बात, ड्यूटीज इन रिलेशन। ये तीनों रीजन आपको लिख के आने हैं कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप एक स्पेसिफिक प्रोसीजर स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड है, आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म अचीव द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर, राइट? रीजन फॉर डिपार्चर क्या था, और आपको अपनी रिपोर्ट में उस डिपार्चर पे जो है वो अटेंशन भी ड्रॉ करके आनी है कि मैं ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाया, इसके बदले मैंने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाए थे। क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको ये वाला? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आ जाओ केस स्टडी 2। मेरे हिसाब से बच्चों इस केस स्टडी में गलती है, एक गलत चीज है जो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। एक ही जगह पे आप उसको लेके अटकेंगे। मैं उसके बारे में ICI से बात कर रहा हूं, जैसा आपने सुना भी था, अभी देखा भी था। एंड आई एम श्योर कि वो कन्विंस नहीं हो पाएंगे, एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि मैं भी कन्विंस नहीं हो पाऊंगा, राइट?
तो बीच का रास्ता यही भाई, आईसीआई की बात मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको मार्क्स नहीं देने आपके एग्जाम में, आईसीआई ने देने, बट फिर भी मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा कि भाई करेक्ट करवा दूं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें जान निकल जाती है। अभी आपने देखा ही कि बिल्कुल ऐसा, तुम देख लो, है ना। तो आओ जरा मैं आपको एक केस स्टडी पढ़ाता हूं, प्लीज साथ दीजिएगा। मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, बहुत बढ़िया, एक नई कंपनी बनी है। Plant of the company has recently started production with the help of funds provided by the bank for purchase and installation of machinery. कंपनी का जो प्लांट है उसने भाई सब बिल्कुल एकदम जो है प्रोडक्शन शुरू कर दी है, और वो कंपनी का प्लांट हम कैसे लेके आए थे, हमने बैंक से पैसे लिए थे। Further, the company is also utilizing the working capital credit facilities for the same bank for meeting its day-to-day working capital requirement. बैंक से हमने वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन ले रखा है, वर्किंग कैपिटल के लिए भी बैंक से पैसा लेते रहते हैं। However, just within 6 months of its operation, the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. In short, भाई कंपनी शुरू हुई, काम बढ़िया चल रहा था, पैसों की कमी लग रही है। डन, चाय हम भी पियेंगे, बता रहे। डन बोलो हाँ के ना। अच्छा जी, आगे चलो। The management of the company has approached its banker. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी किसको अप्रोच कर रही है, कमांड में जल्दी बताइए, बैंकर को, एंड रिक्वेस्टेड कि भाई हमारी वर्किंग कैपिटल की जो क्रेडिट फैसिलिटी वो बढ़ा दो। बेटा अभी तक ऑडिट की कोई बात नहीं आई है, फील कीजिए ऐसी केस स्टडी आपके एग्जाम में आ सकती है। अभी तक ऑडिट की कोई बात नहीं आई है, क्वेश्चन समझो, कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी बैंक के पास गई है कि हमारी वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट बढ़ा दो। बैंक मैनेजर ने बोला कि देखो जी, बैंक मैनेजर कह रहा है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो कंपनी के फॉर हाफ ईयर अलोंग विद द रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस इन दिस रिस्पेक्ट साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। लिखा है इसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट दो जिसमें एश्योरेंस हो, और हाफ ईयर। आप बच्चों आगे बिना पढ़े मुझे ये बताइए, आप आगे बिना पढ़े मुझे बताइए कि हाफ ईयर की रिपोर्ट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एश्योरेंस देगा, तो बेटा वो ऑडिट वाली रीजनेबल एश्योरेंस देगा या रिव्यू वाली मॉडरेट एश्योरेंस देगा? मैं आपके लिए चैट ओपन कर रहा हूं, मुझे बताइए आप। कम ऑन, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो रिव्यू वाली जो है वो एश्योरेंस देगा, यानी कि लोअर देन रीजनेबल एश्योरेंस देगा। इस बात से एग्री करते हैं। और जब वो रिव्यू करेगा तो स्टैंडर्ड कौन से लगेंगे? रिव्यू करेगा तो स्टैंडर्ड कौन से लगेंगे? SRE लगेगा। आंसर इज यस। साथ में हो, साथ में हो। अभी आपको ड्रामा दिखाता हूं कि ड्रामा चल क्या रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? बैंक ने बोला भैया जाओ सीए से आप एक रिपोर्ट लेके आओ आधे साल की, उसमें हमें एश्योरेंस भी चाहिए। अच्छा, एज ऑडिट इज फार अवे। सही बात है, अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 6 महीने कंप्लीट हुए, तो आप 6 महीने की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लाओ विद एश्योरेंस। इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे मेरे हर बच्चे को पता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर एश्योरेंस दे सकता है? हाँ दे देगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन उस पर स्टैंडर्ड कौन से लगेंगे? SAE लगेंगे। कम ऑन, क्या लगेंगे? SAE लगेंगे। यस और नो? बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, फॉर कमिंग ईयर्स अलॉन्ग विद द रिपोर्ट फ्रॉम CA प्रोवाइडिंग एश्योरेंस रिगार्डिंग दीज प्रोजेक्शन टू कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो बैंक ने दो चीजें मांगी। एक तो आप एक काम करो, क्या काम करो कि भाई आप जो है हाफ ईयर की रिपोर्ट लेके आओ जिसमें एश्योरेंस भी हो और वो साइन होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, और दूसरा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ कमिंग ईयर्स के लिए। ठीक है जी, दो बातें हुई हैं, सब एग्री करते हैं? आ जाओ। द मैनेजमेंट अप्रोचेस CAP। अब कहानी यहां से शुरू हुई, मैनेजमेंट गई CAP के पास। हेलो P, हाउ आर यू P? Who was qualified recently and started practicing? CAP recently qualified, started practicing. Reports providing assurance for half yearly results and projected financial statement are sought from CAP. लो भाई लो, हमने जाके CAP से बोला क्या पे काम, देखो क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट्स प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर हाफ ईयरली रिजल्ट। हम कह रहे हैं भैया हमें एक रिपोर्ट दो हाफ ईयरली रिजल्ट पे जिसमें एश्योरेंस हो। यही कह रहे हैं, कम ऑन, यस और नो? CAP से हम क्या मांग रहे हैं? रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर हाफ ईयरली रिजल्ट एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर sought from CAP. The management provide necessary information and records to him in this regard. नहीं, मुझे एक बात बता दो, जब आप बेटा एश्योरेंस की रिपोर्ट मांग रहे हो तो उस पे ऐसे तो लगेंगे नहीं, क्यों? ऑडिट नहीं है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एश्योरेंस का लेके और क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ SRE बच गया। कम ऑन, यस और? आप बताओ बच्चों, क्या इस पे SRS लग सकता है? क्या इस पे SRS लग सकता है? SRS भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट पे लगता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाले एंगेजमेंट पे लगता है। कम ऑन, यस और नो? अच्छा आगे चलते। Assume in above case the company only provides trial balance financial statement in draft or preliminary form along with the accompanying records for the relevant half year to CAP and request him to provide duly signed financial statement with a report for mutually agreed professional fees. पहला क्वेश्चन देखो, the management of the company has engaged CAP to issue a duly report signed for half year. Which of the following standard, if any, issued by ICR relevant for P? Come on, आप लोग बताएं मुझे, आंसर बताएं मुझे। मैं आपके लिए चैट खोल रहा हूं बच्चों, मैं आपके लिए चैट खोल रहा हूं, बताओ।
और अब एक बार जाके आईसीआई के स्टडी मैट में पीछे आंसर चेक कर लो। क्या दे रखा है आईसीआई ने आंसर? एसआरएस। आंसर क्या होगा? एसआरई। ये बात मैं उनको समझा नहीं पा रहा, जो मेरी क्लास में 7 क्लास लिए तुमने, 7-8 क्लास लिए, तुम आंसर दे पा रहे हो। कुछ नहीं, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे लाइव वाले। हाँ जी, क्लैरिटी यहां तक जल्दी बताओ। अब बच्चों मैं कैसे, मतलब और मजे की बात पता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी को बताना मत ये बातें। कोई ना कोई सीए, टीचर, ऑडिट का इस पे क्वेश्चन पे वीडियो डालेगा और वो प्रूव कर देगा एसआरएस ही होगा। वो बच्चों को चला दे एसआरएस। भाई मैं कह रहा हूं, आप में से बच्चों किसी को भी लग रहा है एसआरएस होगा, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन आप प्लीज मुझे कन्विंस तो करो। आप मुझे कोई रीजन तो दो। मैं तो भाई साहब एसआरई के साथ हूं। मैं पढ़ के मतलब बंदे को अपने ऊपर डाउट हो जाता, मैंने तो गलत नहीं पढ़ा दिया बच्चों को यार, और मानेंगे नहीं। देखा मैं आपको, पता क्या होगा, मैं आपको बताता हूं बच्चों। फिर से पॉज कर। ओके, क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? तो मैं तो भाई मैं एसआरई के साथ हूं। आईसीआई से आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, एसआरएस कैसे हुआ भाई। ओके, आ जाओ। और आप बच्चों, आप पूछोगे तो आपको तो डांट डपट देंगे, आप मैम सिखाएगा तू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्लीज 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 प्लीज, पेपर में कौन सा लेंगे भाई? देखो जेन्युइनली भाई एसआरई ही करके आना चाहिए। आप प्लीज मेरी बात को समझे, एसआरई ही करके आना चाहिए। और भाई ये एमसीक्यू है, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन तो है नहीं। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इज पॉसिबल। आ जाओ प्लीज। रिकॉर्डिंग चालू कर ली मैंने, हाँ बिल्कुल पलाश, थैंक यू भाई। प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन गिवन सिचुएशन? कौन सी सिचुएशन बताओ, आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन का केस स्टडी से कोई लेना देना भी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। CAP can assist management in preparation of financial statement of the company. However, issue of a report in such a case is outside the scope of work. Okay. CAP can assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue an audit report. ये तो पक्का नहीं है। जब भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो क्या वो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है? और एक नलायक को देखो चैट में, ये कौन है? इसकी शक्ल दिखा दो, तुम्हें इसका नाम बताइए। देख रहे हो जतिन भैया, जतिन तुम्हारा डी पहुंच गया हमारे पास, इसलिए उसने तुम्हें बोल दिया जतिन इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, कैन वी बी जस्ट फ्रेंड्स। नलायक। हाँ जी प्लीज इधर देखो। तो ये तो पक्का नहीं सी। अच्छा, इस क्वेश्चन का कोई सर पैर नहीं है, वैसे बता रहे हैं क्या भाई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट को असिस्ट भी कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हाँ कर सकता है, मैं पता। सीए कैन असिस्ट management in preparation of financial statement of the company and he can issue a compilation report in this respect. Okay, the responsibility of preparation of financial statement of company management, CAP cannot assist in preparation of financial statement of a company, however he can issue a review report. देखो बेटा, ये भी कॉन्टेक्स्ट वाली बात है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपसे इंडिविजुअली पूछ लूं, क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस मैनेजमेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस जो उसका ऑडिटर नहीं है, क्या वो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की हेल्प कर सकता है? मुझे बताओ हाँ या ना। बिल्कुल कर सकता है। कम ऑन यस और नो। और वो उसके इसमें कंपाइलेशन रिपोर्ट इशू कर देगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन किसकी है? कंपनी की, मैनेजमेंट की। सीएपी असिस्ट नहीं कर सकता है, हाउएवर ही कैन इशू अ रिव्यू रिपोर्ट। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन से मैं अग्री नहीं करता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है मुझे लगता है कि भाई कुछ इनसे गड़बड़ हुई है जो बाद में इनको चेंज करनी पड़ेगी। इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ नहीं आ रहा। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा? इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपके सामने दोबारा रीड कर देता हूं। Which of the following statement is most appropriate in the given case situation? यानी ऊपर वाले केस में सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? तो मेरे हिसाब से बच्चों वो रिव्यू करने के लिए आप अगर उसको बुला रहे हो तो भाई फिर तो ये आंसर होना चाहिए कि भाई सीएपी जो है वो मैनेजमेंट को असिस्ट नहीं कर सकता। अगर ऊपर केस को ध्यान में रखते हुए बोले सीएपी जो है मैनेजमेंट को असिस्ट नहीं कर सकता है, हाउएवर ही कैन इशू अ रिव्यू रिपोर्ट। एक बार इसका आंसर देख ले हम लोग। सेकंड का सी आंसर दे रखा भाई इन्होंने। मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर डी होना चाहिए। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ये भूल गए कि भाई ये सीए से एश्योरेंस ले रहे हैं। एक बताओ, जो बंदा आपको एश्योरेंस दे रहा है क्या वो आपकी प्रिपरेशन में मदद कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में? मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं तो अग्री नहीं करता भाई। ओके, आ जाओ। थर्ड केस, इन द अबव सेट सिनेरियो फॉर इश्यूएंस ऑफ साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हाफ ईयर बाय सीएपी एज डिस्कस्ड इन लास्ट पैरा ऑफ द केस स्टडी, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ये आप सब कर लोगे। बताओ जी बताओ।
अरे भाई SQC1 बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि नॉट एप्लीकेबल हो? आप बताओ मुझे, SQC1 कभी नॉट एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं? वो किसी भी तरह का एंगेजमेंट कर रहा हो भाई, SQC1 तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। SQC1 इज एप्लीकेबल इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट। नॉट एप्लीकेबल गलत, नॉट एप्लीकेबल गलत, नॉट एप्लीकेबल गलत। डन, बोलिए। शाम, मैं अभी आपसे बात करता हूं। शाम, मैं अभी आपसे बात करता हूं भाई, प्लीज, मैं अभी आपसे बात करता हूं। शाम प्लीज बने रहना क्लास में, आपसे बात करूंगा। द बैंकर ऑफ कंपनी इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो भाई, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांगे हैं फॉर द कमिंग ईयर विद अ रिपोर्ट फ्रॉम सीए रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्शन टू कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआर रिलेवेंट? लो भाई, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बताओ कौन सा रिलेवेंट होगा? पीएफआई के लिए, पीएफआई के लिए स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कम ऑन, बोल दो हाँ कहना, बोल दो। इजी, इजी क्यों भाई? नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जब एश्योरेंस देते तो ऐसे ही लगता है। ये तो बहुत आसान था। आ जाओ। सपोज सीएपी एक्सेप्ट्स वर्क ऑफ इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो भाई, सीएपी ने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वर्क को एक्सेप्ट कर लिया विद अ रिपोर्ट टू बी साइंड। द मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़। ओके, कोई बात नहीं। एंड 150 करोड़ एंड 200 करोड़ फॉर द फॉलोइंग ईयर्स रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू द प्रेजेंट टर्नओवर ऑफ 25 करोड़। तो अब देखिए, सीएपी ने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला काम जो है एक्सेप्ट कर लिया है और कंपनी ने 100 करोड़ का टर्नओवर दिखाया है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। बच्चों सही सही बताना, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाना, बता सकते हो तुम लोग। सीएपी हैज टू सेटिस्फाई रिगार्डिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्टेड डेटा। सीएपी हैज टू सेटिस्फाई रिगार्डिंग द रीजनेबलनेस ऑफ assumption underlying the projected turnover and its consistency with actual. CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy of data along with its proper presentation. CAP has to satisfy regarding reasonableness of assumption, its consistency with actual disclosure and presentation. क्या बोलती पब्लिक? फोर्थ डी इज द राइट आंसर। अभी तो पढ़ के आए हो पीएफआई में, दिखा देता हूं नलायको, ये रहा। सीएपी को ऐसे केस में क्या क्या चीजें चेक करनी है? नंबर 1, assumptions, PFI as per assumptions, PFI properly presented, material assumption as adequately disclosed. Come on, बोल दो। लीजिए बच्चों, तो ये केस स्टडी मेरी तरफ से यहाँ पे जो है समाप्त होती है। अभी हम बाकी भी क्वेश्चंस देखेंगे। जाइए, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में कि नहीं, ये बताओ मुझे। यही तो असली रस है। और याद करके बताना, पिछली बार कौन से टीचर ने आपको आईसीआई के स्टडी मैट खोल के एक एक क्वेश्चन के धागे खोले थे? आ जाओ। अब जरा एक बार श्याम भैया से हम लोग बात करना चाहेंगे। श्याम हमें कुछ इनपुट्स दे रहे थे, आइए जरा श्याम के पास चलते हैं। श्याम गोयल जी, अनम्यूट कर दिया आपको, प्लीज। श्याम, यस सर। बताइए बेटा, बताइए कंपाइलेशन कैसे लग रहा है आपको, ये वाला काम, कंपाइलेशन वाला काम? सर मैं बोल रहा था कि वो जैसे आपका कंपाइलेशन, मतलब इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वो मतलब प्रीलिमिनरी वाला दे रहा है, मतलब पूरा लास्ट लाइन, मतलब उसका केस स्टडी का लास्ट लाइन में लिखा है कि ड्राफ्ट या फिर प्रीलिमिनरी फॉर्म में दे रहा है। सेकेंड लाइन में हाँ, तो इसमें अगर वो ड्राफ्ट फॉर्म में दे रहा है तो पहले उसको वो लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसमें वो एसआरएस कराएगा, ठीक है, लेकिन बट हाँ उसके बाद जाके वो उसका रिपोर्ट देगा। बाबू, अगर मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मैं उस पर फिर एश्योरेंस कैसे दे सकता हूं? आप समझ मेरी बात को? वो अगर एक एग्जाम्पशन अगर हम ले लें कि वो दोनों काम कर रहा है, तभी जाके वो उसका मतलब 3 भी राइट हो जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। लेकिन भैया उसका मेंबरशिप का प्रैक्टिस, उसका मेंबरशिप का सर्टिफिकेट तो छिन जाएगा। एक सीए हो गया वही बस वो एक रहोगे। चलिए, एनीवेज क्लैरिटी है। आइए इस पे एक बार और डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। आईसीआई के समरी हमने पढ़ रखी है पूरे चैप्टर की, कोई घबराने की बात नहीं है। आइए जरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और देखते हैं आईसीआई के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज? हाँ, वो फोन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग? तो सिंपल सी बात, इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ये तो एडवांटेज है। एक्ट एज अ मोरल चेक, याद है ना, ये भी एडवांटेज है। एनहांसेस द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस, इससे मैनेजमेंट बायस का रिस्क कैसे बढ़ जाता है भाई साहब? तो ये ही एडवांटेज नहीं है, एंड देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ आई बच्चों? हमें बताना था क्या एडवांटेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
अबाउट एश्योरेंस एंगेजमेंट। भाई आईसी है ना, मैं आपको कैसे समझाऊं कि इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करना बेटा। नॉट वाले क्वेश्चन ना हमें हमेशा फंसाते हैं, हमेशा। नो नॉट, याद रखेंगे इस बात को। आप आपसे पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, तो ज्यादा ध्यान देना है उन पे। Which of the following is not true about assurance? It relates to providing assurance about historical financial information only. मुझे तो यही गलत लग रही है। Assurance engagement बच्चों, assurance engagement एक broad term है या सिर्फ audit की बात कर रहा हूं मैं? broad term है। और assurance में तो आपका historical financial information भी आता है, prospective financial information भी आता है, internal control भी आ सकता है। बाकी क्या है? The practitioner obtains sufficient appropriate evidence, सही है। There is some information to be examined, ये भी सही है। Written assurance report in appropriate form is issued, ये भी सही है। क्या बोलती पब्लिक? यानी A is the right answer। Which of the following is true about engagement standard? True पूछ रहे हैं, true। Engagement standard ensure proper rights to the practitioner in the course of performance of their duty। Rights की बात तो नहीं करते। Ensure preparation and presentation of engagement standard से PPFS कैसे हो सकता है भाई? वो तो accounting standard से होता है। Engagement standard ensure uniformity by a practitioner in the course of performance of their duties. This seems to be right. Come on. Uniformity बढ़ती है कि नहीं बढ़ती engagement standard से बेटा? Engagement standard ensure savings in resources. नहीं भाई नहीं। तो मेरे हिसाब से C is the right answer. आइए। Consider the following statement in relation to limited assurance engagement. Limited assurance engagement को ध्यान में रखें। It involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw reasonable conclusions. नहीं, reasonable नहीं भाई, moderate, moderate. Okay, तो statement 1 गलत लग रही है। Review of interim financial information of a company is an example of limited assurance engagement. आप बताएं, review of interim financial information of a company is an example of limited assurance engagement. Come on, बोलो। Answer is, this is correct. तो statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. नहीं, ये नहीं है। Both statement are correct, नहीं। Both statement are incorrect, नहीं। Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. ये ठीक लग रहा है मुझे। D should be the right answer. आइए। Which of the following is true about standards on auditing? These deal mainly with voluntary responsibility. है? Voluntary? नहीं। These deal mandatory responsibility. Yes. Sole purpose is to help government authorities. No. Mainly in carrying out audit according to legal provisions. तो मेरे हिसाब से मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है। इशारों को अगर समझो समझ गए नहीं मुझे तुम बतला दो बच्चों। करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस आईसीआई के स्टडी मैट में है, तो पेपर में आएंगे। आओ देखते हैं। The basic objective of audit does not change with reference to nature, size और form of an entity। बताओ भाई, बेसिक ऑब्जेक्टिव नेचर, साइज और फॉर्म के हिसाब से चेंज नहीं होता। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। दिस इज करेक्ट, करेक्ट। मैंने क्या बोला था? साइज डज नॉट मैटर बेटा। तो नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एंटिटी मैटर नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव अपना वही रहेगा। क्या रहेगा? obtain reasonable assurance that whether financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud and error, and whether financial statement are prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework. अति दुखी आत्मा डाउट में बन, सर रीजन भी लिखने हैं क्या हमें? हाँ भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। ये क्लास 12 की बिजनेस स्टडी नहीं चल रही है। ट्रू फॉल्स लिखने का आधा नंबर और फिर रीजन लिखने का आधा नंबर। लड्डू मिलेगा यहाँ पे अगर रीजन नहीं लिख के आए तो। The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of the intended user of the financial statement. Yes. ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। क्या हो रहा है? इतना करेक्ट कैसे हो सकता भाई? The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero. सही बात है। क्या ऑडिटर ऑडिट रिस्क को जीरो ले जा सकता है? And cannot therefore obtain absolute assurance. सही बात है। ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं ले जा सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री। ये भी करेक्ट, तीनों करेक्ट हो गए भाई। डन। आओ भाई आओ। थियोरेटिकल क्वेश्चन। Choosing of appropriate accounting policy in relation to accounting issue is the responsibility of management. Do you agree? Discuss the duty of auditor if any relating to accounting policy. तो भाई देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना तो ऑब्वियसली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम ऑन, यस और नो? ऑडिटर तो चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने एफआरएफ के हिसाब से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ये देखो, इनके आंसर्स करें।
चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट। रोल ऑफ ऑडिटर क्या है कि भाई हम देखेंगे कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है वो सही है या नहीं, फिर आपने उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है या नहीं किया है। बेसिकली स्कोप की बात हो रही है, याद है स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, वो वाला आंसर आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिटेड और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तो बच्चों आप बता सकते हो क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं। एश्योरेंस एंगेजमेंट बच्चों आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दो प्रकार का हो सकता है, ऑडिटिंग और रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और जब हम बात करते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तो बेटा उसमें दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपका आ जाएगा जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और नॉन फाइनेंशियल में आपका आ जाएगा क्या, इंटरनल कंट्रोल। कॉन्फिडेंस बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, आ जाओ। An assurance engagement involves a three-party relationship. Discuss the meaning of three parties in such an engagement. थ्री पार्टी होती है बेटा, थ्री पार्टी याद है, प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इंटेंडेड यूजर को इंफॉर्मेशन पे कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को सुटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्या बोलती पब्लिक? लो भाई। A chartered accountant is specifically asked to check the accounts whether fraud exists. State with reasons whether it is an example of reasonable assurance engagement. बताओ जी, आप लोग बताओ, reasonable assurance है हाँ या ना? thumbs up हाँ और thumbs down ना, हाँ या ना? come on. Answer is this is not a reasonable assurance engagement. Why? कह रहे चेक करो फ्रॉड हुआ था कि नहीं हुआ था, चेक करके बताओ। इन्वेस्टिगेशन बेटा डिटेल्ड है, स्पेसिफिक है, नैरो है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमें पता लगाना है कि फ्रॉड हुआ था या नहीं हुआ था। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाइए। An audit does not provide absolute assurance. An audit does not provide absolute assurance. Discuss how nature of audit procedure itself is one of the reason due to which audit cannot provide absolute assurance. क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने कि ये आपसे क्या पूछ लेंगे? इधर देखो बच्चों, आपको दिखाता हूं, पता है क्वेश्चन किसके ऊपर आया? ये खुश हो जाना जरा, ये क्वेश्चन आया सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बच्चों। और देखो क्या बनवा रखा मैंने इसके ऊपर, चंदा तारे सुन ले सारे। आएगा भाई, आएगा आएगा। आप देखो स्पेसिफिक आपसे पूछ रहे हैं कि ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द मेन रीजन। तो अभी पूरा डिस्कस करके आओगे। देखो भाई, ऑडिटर के ऊपर प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन होती है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन, वो सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता। मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगी, हो सकता है आपके पास कोई तरीका नहीं है उनको फोर्स करने का। मैनेजमेंट हो सकता है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दे दे आपको, ऑडिटर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट नहीं है। हो सकता है मैनेजमेंट पेपर ट्रांजैक्शन कर ले रिलेटेड पार्टी के साथ, और ऑडिटर रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाली ट्रांजैक्शन को पता लगा ही ना पाए। लीगल लिमिटेशन में भाई ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। 4 नंबर बच्चों, 4 नंबर याद करना मुझे, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए ना याद करना बच्चों मुझे। आ जाओ, और क्या बचा हमारे पास? बस इतने ही क्वेश्चन थे, डन। आप सोचो बच्चों, एक बात सोचो, आप एक बात 2 मिनट बैठ के सिर्फ मेरे साथ सोचना, अगर हम इतनी ही शिद्दत से हर चैप्टर को कवर करें, हम फेल हो सकते हैं क्या? आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, देखिए और कोशिश करिए लिख के प्रैक्टिस करिए। और बच्चों देखो, मैं अपनी ईगो बीच में नहीं ला रहा, बट भाई अगर कहीं पे कुछ चीज गलत है तो मेरे को एटलीस्ट आपको बताना तो बनता है यार, कि मुझे ये क्वेश्चन में कुछ चीजें सही नहीं लगी है, वो मैंने आपको बता दी है। ऐसे ठीक करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा भाई तो अब हम देख के मक्खी नहीं खाएंगे। मतलब जहां जहां पे भाई साहब लग रहा है कि 100% श्योर है, तो हम लोग भाई वहां पे तो थोड़ा स्टैंड ले सकते हैं। कम ऑन, यस और नो बोल दो। बाकी मैं फिर भी और लोगों से भी इसे डिस्कस करूंगा, और लोगों से भी इसका डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भाई आप उससे एश्योरेंस, बैंक वाले एश्योरेंस चाहते हैं आपसे, रिपोर्ट चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एश्योरेंस चाहते हैं आपसे। तो अगर बैंक वाले बच्चों एश्योरेंस चाह रहे हैं तो पक्की बात है भाई एसआरएस का तो फिर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एसआरएस में तो आप एश्योरेंस देते ही नहीं हो मेरे हिसाब से। कम ऑन, यस और नो, है ना? हाँ, इस वाले पैराग्राफ को लेके एक बार को बोल सकते हैं कि हाँ जी उसको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बनेंगे तो बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है हम उसको मान लेंगे, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करा तो फिर एश्योरेंस कैसे देगा? ओके चलिए कोई बात नहीं,
मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बच्चों। अब आप लोग आज आजाद हैं। आज पहली बार आपने मेरे साथ एक चैप्टर कंप्लीट किया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर। कुछ चैप्टर बहुत अच्छे होंगे, कुछ चैप्टर बच्चों बहुत ही बेकार होंगे, लेकिन हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलेंगे। आप मुझे बस समय दो और मैं आपको बच्चों ऑडिट में पास करा दूंगा। आप बस वो चीजें करो जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी डांट के बोल देता हूँ, कभी प्यार से बोल देता हूँ, और आप ऑडिट में पास हो जाओगे, पक्की बात, राइट। प्लीज आज आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट की लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक आध डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। एक बच्चा बोल रहा था सर एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग छूट गया है, कौन सा छूट गया भाई? ये लीजिए, एक ये छूट गया था, इसको भी कर लेते हैं। Management of exotic tour and travel request its auditor Raja and company to provide an assurance report on financial information for first quarter by skipping the required details। लो भाई, क्या राजा फर्स्ट क्वार्टर की